हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के प्रथम वर्ष के पेपर F1 जिसमें आप लोगों को पढ़ना है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, उसके यूनिट फर्स्ट जिसमें आप लोगों को पढ़ना है बच्चे, बचपन और समाज। तो इसके पॉइंट 3 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पॉइंट 3 में आपको पढ़ना है कि बच्चों का समाजीकरण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका क्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट का जो है 2 वीडियो करवाया है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि F1 पेपर से यूनिट फर्स्ट का है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है बच्चे, बचपन और समाज। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चों का जो समाजीकरण होता है उसमें माता पिता, परिवार, पड़ोस एवं जेंडर समुदाय की भूमिका क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हर साल एक डीएलएड के फर्स्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समाजीकरण किसे कहते हैं। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें आपने बताया था कि समाजीकरण क्या है, किसे कहते हैं, समाजीकरण का महत्व क्या है हमारे जीवन में, बच्चों के ऊपर कैसे इसे लागू करते हैं या कैसे समझाते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन आज आपको हम छोटे से नोट्स के तौर पर बताएंगे कि समाजीकरण किसे कहते हैं। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप बच्चों को आगे चलकर समाज एवं उत्तरदायी सदस्य बनाता है। बच्चों को जो है आगे चलकर समाज में रहने लायक, या समाज में, इसे हम बोल सकते हैं कि समाज में रहने लायक या समाज के लिए उत्तरदायी सदस्य बनाता है। और साथ ही साथ जो होता है बच्चा अपने समाज के संस्कृति, सभ्यता और अन्य विशेषताओं को जानता है। मैंने इसका विस्तार रूप में कल का वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक जो हमारा है बच्चों का समाजीकरण में माता पिता, पड़ोस एवं जेंडर समुदाय की भूमिका के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे, मैंने आपको अभी बता दिया समाजीकरण के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों के समाजीकरण में परिवार एवं माता पिता की भूमिका क्या होती है। तो बच्चों के समाजीकरण में जो होता है परिवार एवं माता पिता की भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार जो है या माता पिता जो है बच्चों के समाजीकरण का पहला पाठशाला होता है। बच्चे जो घर में सीखते हैं, पहले पहले जो भी वर्ड सीखते हैं वही आगे चलकर वो समाज में जाते हैं, वो दिखाते हैं या करते हैं। तो बोला जाता है कि मतलब समाजीकरण की पहली पाठशाला जो होती है घर में जो माँ होती है वही होती है। तो मैंने आपको नोट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स बातें लिखी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक जो था यह भी कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार एवं माता पिता की भूमिका। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखा है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार एवं माता पिता की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कहा जाता है कि माँ के त्याग और पिता के सुरक्षा में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह अपने जीवन की स्थायी पूंजी होती है, वह उसे पूरे जीवन तक याद रखता है। यह कहा जाता है कि माँ के प्यार और पिता के सुरक्षा में जो भी बच्चा पलता है, जो भी बच्चा सीखता है, वह आजीवन मतलब पूरे जीवन भर जो है उसे याद रखता है और वह उसे हमेशा याद रखता है और उसी पर वह चलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है और परिवार का सदस्य बनता है। मतलब जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उसमें समाजीकरण कैसे होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है बच्चों के समाजीकरण में परिवार और माता। तो जो भी बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले वह जो होता है परिवार का सदस्य बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का सबसे घनिष्ठ संबंध जो होता है उसकी माँ से होती है, क्योंकि माँ उसे दूध पिलाती है, खाना खिलाती है तथा तरह तरह के उसकी रक्षा करती है। इसलिए जो होता है जो भी बच्चे देखेंगे वह माँ से ज़्यादा लगाव रखता है। तो यह हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि बच्चे जो जन्म लेते हैं घर में पहले सदस्य बनते हैं घर की, फिर उसे माँ से जो दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, उससे जो है उनकी रक्षा करती है। तो घनिष्ठ संबंध बन जाता है माँ और बच्चों के बीच में। थर्ड पॉइंट है बच्चे को नियमित रूप से खाने पीने की, पहनने की, व्यवहार करने की तथा रहने की सीख जो होता है उसकी माँ से ही मिलता है। इससे बच्चों के मन में जो होता है एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जिसके आगे चलकर उसे व्यक्तित्व के विकास में सहायता देती है। बच्चे को नियमित रूप से कि कब उसे खाना है, क्या पहनना है, क्या खेलना है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, यह जो सीख होती है उसकी माँ से ही मिलती है, जो आगे चलकर वो बच्चा बड़ा होता है तो समाज में चलने लायक होता है या उसके व्यक्तित्व का विकास में सहायता करता है। तो यह जो हमारा थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है कि माता पिता अपने बच्चों को
अधिकतर आवश्यकताएं पूरा करते हैं और साथ ही साथ जो होते हैं उनकी प्रशंसा व निंदा भी करते हैं, क्योंकि इससे बच्चे में जो होता है अच्छाई और बुराई का मतलब ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर किसी बच्चे अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे अगर प्रोत्साहन दिया जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। अगर कोई बच्चा गंदा काम कर रहा है उसे गलत बताया जाएगा तो उसे सीख मिलेगी कि हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमारा फोर्थ पॉइंट में यही लिखा हुआ है, मैं आपको कंप्लीट करके बताता हूँ कि माता पिता अपने बच्चों को अधिकतर आवश्यकताएं जो होती है पूरी करती है और साथ ही साथ जो होती है उसकी प्रशंसा व निंदा भी करती है, क्योंकि इससे उसके मन में सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि वह कौन कौन सा कार्य करना चाहिए उसे या किस किस कार्य से उसे बचना चाहिए। मतलब उसे अच्छाई और बुराई का फर्क पता चलता है कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है। तो मैंने वही लिखा है कि इससे बच्चा यह सीख जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो माता पिता को जो होता है भूमिका मतलब जो समाजीकरण होती है उसमें बच्चों को डांटना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए और उसे प्रशंसा भी करना चाहिए, ताकि बच्चों में जो हो उसे अच्छाई बुराई और मतलब उसकी अच्छाई बुराई का जो उसे ज्ञान प्राप्त हो, उसे पता चले कि कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा कार्य बुरा है। तो यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। अब हम आगे जानेंगे फिफ्थ पॉइंट को। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, साथ ही साथ जो होता है परिवार वाले भी उसे प्यार करते हैं और उसके साथ हंसते हैं खेलते हैं बातें करते हैं, जिससे बच्चा उनके होठों को हिलाने की प्रक्रिया मतलब हिलाने की प्रक्रिया को देखकर इस प्रक्रिया से बार बार देखता है बच्चा कि उनके सामने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उसके कुछ बोलने के लिए वो बोल रहे हैं, जैसे पापा मम्मी मम्मी वो बोलते हैं बच्चे को सिखाते हैं। तो इस प्रक्रिया को वो बार बार देखता है, जिससे बच्चा जो होता है नकल करना शुरू कर देता है और यह परिणाम स्वरूप यह होता है कि बच्चा का जो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है भाषा, उसका विकास उसमें हो जाता है। जब भी आप छोटे बच्चे को देखे होंगे तो उनमें जो बोलने की शक्ति नहीं होती या वो बोल नहीं पाते हैं बचपन में, तो जो भी बड़े होते हैं वो उसे चाहते हैं कि वो बोलना शुरू करे। तो बच्चे को सिखाते हैं कि पापा बोलो मम्मी बोलो, तो बच्चा जो होता है उनकी ओठों को जो होता है पढ़ लेता है, बार बार देखता है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो उससे क्या करता है कि उसके अंदर एक भाषा बोलने की शैली का विकास उत्पन्न होता है, जो कि समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो मैं आपको यह फिफ्थ पॉइंट फिर से पढ़ के बता देता हूं कि माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, साथ ही साथ जो होता है परिवार वाले उससे प्यार करते हैं और उनके साथ हंसते हैं बातें करते हैं खेलते हैं, जिससे बच्चा उनके होठों को हिलाने की प्रक्रिया को देखता है और इस प्रक्रिया को बार बार देखते देखते वो नकल करना शुरू कर देता है और परिणाम स्वरूप यह होता है कि समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण पक्ष भाषा का विकास उसमें हो जाता है और कुछ साल या कुछ महीनों बाद जो होता है बच्चा कुछ न कुछ बोलने लगता है। तो यह भी जो है समाजीकरण के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम अगला पॉइंट को देखेंगे। हमारा पॉइंट 6 है माँ बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्तर का भी बच्चों के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता का सामाजिक जो प्रतिष्ठा हो, जो उनका आर्थिक स्थिति हो, उसे देखकर भी जो होता है बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो होता है माता पिता अपनी कमजोरियां को छुपाते हैं अपने बच्चों से, ताकि उस पर बुरा प्रभाव न पड़े, वो ज़्यादा गहरी सोच में ना पड़े। इसीलिए जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि माँ बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्तर को भी जो देखते हैं बच्चे, उससे भी जो होते हैं बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बच्चे परिवार में रहकर अपने परिवार वालों को अनुकरण करते हैं, मतलब उनका नकल करते हैं, उनसे उनका हाव भाव स्वभाव को सीखते हैं, जिसके बाद यदि परिवार वाले माता पिता अच्छे हैं तो वह बालक भी अच्छा सीखेगा, अनुकरण करेगा, अच्छा अनुकरण करेगा। लेकिन अगर परिवार वाले अगर गलत है तो वह बालक जो है गलत ही सीखेगा। इसीलिए जो होता है समाजीकरण में जो है अनुकरण एक महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है बच्चों के आगे वाले लाइफ में जीने के लिए। अगर किसी के परिवार में अगर रोज झगड़ा होता है तो बच्चा वही सीखेगा जो वहाँ देखेगा। इसीलिए देखते होंगे कि अक्सर घर में जब भी झगड़ा होता है तो बच्चों को दूर किया जाता है ताकि बच्चे पर बुरा प्रभाव न पड़े। ऐसे झगड़ा करना तो गलत बातें हैं, लेकिन अक्सर ऐसे गांवों में होता है, जिससे जो होता है बच्चे के समाजीकरण या उनके मतलब परिवेश में गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी परिवार में रहने वाले बच्चे जो होते हैं वह अनुकरण जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
समाजीकरण में पड़ोस की भूमिका, तो यह भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समाजीकरण के लिए, बच्चों के समाजीकरण के लिए। क्योंकि जिस प्रकार जो होता है घर में बच्चे जो होते हैं बड़े बुजुर्ग से देखकर सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है समाजीकरण में पड़ोस की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको नोट्स में बताया है कि पड़ोस भी जो होता है एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतर क्रिया द्वारा अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार जो होता है वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं लोगों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए जो होता है समाजीकरण में पड़ोस की भूमिका भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी समाज में जो होता है आपके अगल बगल में जो लोग अच्छे रहते हैं तो आप उनसे देखकर अच्छा सीखेंगे। अगर आपके घर के बगल में बुरे लोग हैं तो आप पर जो है आप पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समाजीकरण में जो होता है पड़ोस की भूमिका होती है। आगे अब हम जानेंगे कि समाजीकरण में जेंडर की भूमिका क्या होती है। तो समाजीकरण में जेंडर की भूमिका जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक व्यक्ति का लिंग उसकी सामाजिक पहचान होती है जो उसकी संस्कृति के पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की अवधारणाओं से उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान जो होती है उसके लिंग के माध्यम से ही की जाती है कि वह पुरुष है या महिला है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजीकरण में अगर यह पता ना हो तो मैंने आपको नीचे बताया है, क्योंकि बच्चे में जेंडर की ज्ञान ना हो तो वह जान ही नहीं पाएगा कि कुछ काम या कुछ गतिविधियां विशेष लिंग के लिए ही मेल खाते हैं। जैसे कि किसी लड़के को गुड़िया दे दे खेलने के लिए या किसी लड़के को बैट दे दे तो यह मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि गर्ल्स लोग जो होती है वो गुड़ियों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और जो लड़के होते हैं वो बैटों से ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे यह पुराने ज़माने में कहा जाता था। एट द प्रेजेंट टाइम में जो होता है अभी भेदभाव नहीं किया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे F7 F6 पेपर में कि जेंडर में जो होता है समाज कैसे लड़कों लड़कियों में भेदभाव करते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन हमें यहाँ जानना है कि समाजीकरण में जेंडर की भूमिका क्या होती है। हमें यहाँ पहचानना है जेंडर के माध्यम से कि समाजीकरण में कौन लड़का है कौन लड़की है। तो इसलिए जो कहा गया है कि जेंडर जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसी के माध्यम से जो होता है हम पहचान पाते हैं कि वह महिला है या पुरुष है। तो इसमें जो आपको नीचे मैंने लिखा है कि बच्चों में जेंडर की ज्ञान न हो तो वह जान ही नहीं पाएगा कि कुछ काम या कुछ गतिविधियां विशेष लिंग के साथ ही मेल खाते हैं। वह कार्य जो है केवल किसी एक लिंग जो ही कर सकता है, दूसरा लिंग नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो होता है समाजीकरण में जेंडर की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका। समाजीकरण में जो होता है शिक्षा की भूमिका जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि परिवार के बाद जो होता है शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा बालक का समाजीकरण संपन्न होता है। मतलब बालक का समाजीकरण जो होता है पूरा होता है। शिक्षा के दो महत्वपूर्ण साधन होते हैं, पहले होते हैं शिक्षक और दूसरे होते हैं विद्यालय। बच्चे के जो समाजीकरण होता है उसमें शिक्षक और विद्यालय का भी काफ़ी अहम भूमिका अदा है। वो हम उसके नीचे जानेंगे, आगे जानेंगे कि कैसे क्या क्या होता है इसके समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका विद्यालय की भूमिका। तो यह हमारा जो था शिक्षा की भूमिका था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे घर में कुछ सीखते हैं उसके बाद जो होता है बच्चे धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो वो पूरी तरह से जो होते हैं समाजीकरण को संपन्न कर लेते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि अध्यापक की भूमिका क्या है समाजीकरण में, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। जो विद्यालय होता है वह एक औपचारिक साधन नहीं है शिक्षा लेने के लिए, बल्कि यह बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेजी गति करता है और विद्यालय के इस कार्यक्रम में जो होता है जो हमारे टीचर्स होते हैं वह काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा जो होते हैं बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। जब भी स्कूल में खेल होता है तो उसमें जो होते हैं खेल में काफ़ी बच्चे भाग लेते हैं, जिसके माध्यम से जो होता है बच्चों में जो होता है सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है, सामूहिक कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो होता है विद्यालय बच्चे के आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहारों के सिद्धांतों को नींव डालता है, मतलब उन्हें उनके बारे में वह बताता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है अभी तक का कि स्कूल में जो भी खेल होते हैं उसमें काफ़ी बच्चे मतलब भाग लेते हैं। तो खेल के माध्यम से जो होता है टीचर्स लोग जो होते हैं बच्चों को सहयोग की भावना, अनुशासन की भावना, सामूहिक कार्य करने की भावना जो होता है सिखाते हैं, जो कि विद्यालय बच्चे के आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहारों के सिद्धांत को नींव डालता है।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय को ज्ञान प्राप्त करे और एवं उसी के अनुसार जो है उसके विकसित होने का अवसर प्रदान करे। मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया को तेजी और करना है तो सबसे पहले जो होता है, जो भी बच्चे आते हैं, जो भी परिवेश से आते हैं स्कूल में, तो उसके माता पिता से उसके बारे में जानें कि वह क्या करना चाहता है, उसके किस काम में रुचि है, वो क्या करना चाहता है। तो यह अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको जो है उसके समाजीकरण को वृद्धि करने में काफ़ी मतलब ज्ञान जल्दी प्राप्त हो जाएगा, आप उसे समझ पाएंगे और उसके विकसित होने का अवसर प्रदान दे देंगे। क्योंकि जब भी आप किसी बच्चे को पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो उसके आप समाजीकरण को अच्छी तरह से मतलब प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या पता वो बच्चे कुछ बनना और चाहता है, कुछ आप पढ़ा रहे हैं और कुछ। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप समाजीकरण की प्रक्रिया तेजी गति करें तो सबसे पहले जो होते हैं बच्चे के माता पिता से बात कर ले और बच्चे के बारे में जानें कि बच्चे क्या करना चाहता है, उसमें क्या, उसके अंदर क्या रुचि है, वो क्या किस खेल में मतलब उसे अच्छा लगता है, तो उसके साथ जो है आप उसी तरह ट्रीट करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है समाजीकरण के लिए। अब हम आगे जानेंगे कि मित्रों समूहों की भूमिका क्या होती है समाजीकरण में। जो हमारे दोस्त होते हैं या सहपाठी होते हैं उसका भूमिका क्या होता है। तो यह जी है हमारा पहला पॉइंट कि समाजीकरण की प्रक्रिया में मित्र समूह की भूमिका जो होता है महत्वपूर्ण होता है। बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति जो होता है विकास बाल अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। जो भी बच्चे होते हैं वो बचपन से ही जो होते हैं यह मित्र बनाने की जो उनके ज्ञान होता है वह बाल अवस्था से ही प्रारंभ होता है। वो बचपन में ही खेलते कूदते हैं और अपने दोस्त बना लेते हैं। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धीरे धीरे बालकों का संपर्क अब उम्र के साथियों के प्राय खेल के मैदान, अपने घर के आसपास स्कूल इत्यादि स्थानों पर होता है। जैसे जैसे बालक जो है जहाँ जहाँ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ उनके दोस्त बन जाते हैं, खेलने जाते हैं ग्राउंड में तो वहाँ भी जो होते हैं उनके कुछ दोस्त बन जाते हैं। तो धीरे धीरे जो होता है बालक जो होते हैं अपने मित्र को बढ़ाते हैं, जिनमें समाजीकरण की और ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि हर एक जगह के बच्चे आते हैं, हर एक जगह के बच्चे अलग अलग किस्म के वो रीति रिवाज से आए हुए हैं, अलग अलग उनके समाजीकरण का व्यवहार है। किसी कोई अच्छे घर से आया है, कोई बुरे घर से आया है, तो सभी लोगों का जो है अच्छाई बुराई वहाँ मिलता है, जिससे जो बच्चे होते हैं अपने समाजीकरण को और वृद्धि में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि वह अपने उम्र बच्चों के साथ खेले। प्रत्येक बालक की इच्छा यह होती है कि वह जिस उम्र के बच्चा है उसी उम्र के साथ वह खेले। अगर किसी छोटे बच्चे को बड़े बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलोगे तो वह नहीं खेलेगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी बच्चे होते हैं उनकी इच्छा होती है कि वह अपने उम्र के बच्चों के साथ खेले। नेक्स्ट है, हम उम्र साथियों के साथ प्राय बालकों के जाति भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत की भावना इत्यादि को देखते हैं। यह भी जो है क्योंकि सारे अलग अलग बच्चे जो है सारे अलग अलग तरह से लोगों के साथ आते हैं, तो उनका अलग रीति रिवाज है, उनका अलग धर्म है, उनका अलग रहन सहन है। तो इससे भी जो होता है समाजीकरण के ऊपर जो है बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ वह देते भी हैं और काफ़ी कुछ भी जो होते हैं लेते हैं। कोई बच्चा अच्छे घर से आया है तो उसके अच्छाई को लेंगे, अगर किसी बच्चे बुरे घर से आया तो उसके अच्छाई के बारे में बताएंगे, बुराई को दूर करेंगे। तो यह भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हम उम्र साथियों के साथ प्राय बालकों के जाति भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत की भावना इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं होता है, बल्कि वो इस भेदभाव को दूर होकर एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं इत्यादि। इससे बालकों के समाजीकरण में विकास होता है। मैंने अभी आपको ऊपर बोला कि बच्चे जब एक दूसरे से खेलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके जो भी भेदभाव होते हैं, जो भी अछूत की भावना होती है वो नहीं देखते हैं, वह एक साथ मिलकर खेलते कूदते हैं, जिससे जो होता है समाजीकरण के विकास और उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा है, लास्ट पॉइंट है हमारा यह, बालकों के मित्र समूह में विभिन्न प्रकार के जो होते हैं बच्चे होते हैं, उस बालकों के स्वभाव, आचरण, आचार विचार, रहन सहन का, धर्म स्थल, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि में जो है अंतर पाया जाता है। ये विशेषताएं उन्हें वैश्विक समाजीकरण की ओर ले जाता है। उनमें जो होता है वैश्विक समाजीकरण की भावना उत्पन्न होती है। मैंने इसके बारे में बताया कि जो भी बच्चे खेलते हैं वह विभिन्न जगहों से आते हैं, विभिन्न स्थानों से आते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं, विभिन्न आचरण विचार, रहन सहन होता है। इससे भी बच्चों के समाजीकरण में जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब हेल्प मिलती है, वो काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो यह जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था समाजीकरण के ऊपर। मैंने आपको आज ख़त्म कर दिया कि समाजीकरण में जो होता है हमारे परिवार का, समाज का,
हमारे आस पड़ोस, हमारे विद्यालय, शिक्षक, स्कूल, हमारे दोस्तों का जो है क्या प्रभाव पड़ता है और जेंडर का भी क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने आपको इस वीडियो में खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पॉइंट को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।